हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं इधर। आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, चलिए इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अगस्त क्रांति, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आइए थोड़ा सा आज़ाद हिंद फौज पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, देखो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब हम थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में एक प्लेस पड़ता है कटक। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और स्नातक की पढ़ाई करने के बाद फिर ये लंदन चले गए। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आईसीएस उस समय कहते थे, प्रेजेंट टाइम में आईएएस कहते हैं, इसकी परीक्षा पास की और इन्होंने उस परीक्षा में अपना चौथा मुकाम हासिल किया। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने आकर के सिविल सर्विसेज से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने ये कहा अपने पिताजी से कि भारत की आज़ादी और सिविल सर्विसेज दोनों साथ साथ कार्य नहीं कर सकती है, इसीलिए हम सिविल सर्विसेज से त्यागपत्र देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार को कटाक्ष करने की वजह से इनको पहली बार 6 माह की सजा सुनाई गई। 6 माह के लिए सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल गए। अपने जीवन काल में सुभाष चंद्र बोस कुल 11 बार जेल हुई सुभाष चंद्र बोस को। फिर सुभाष चंद्र बोस बाद में छूटते हैं और 1923 में इन्हें कलकत्ता का मेयर चुना जाता है। किसे चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को 1923 में कलकत्ता का मेयर चुना जाता है। फिर 1924 में ब्रिटिश सरकार इनको क्या करती है? दोबारा गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज देती है। मांडले जेल कहां पड़ता है? मांडले जेल बर्मा में पड़ता है। और 1923 में मेयर के चुनाव लड़े, जीत गए। उसके बाद फिर इनको ब्रिटिश सरकार क्या करती है? किसी कारणवश 1924 में फिर से सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मांडले जेल बर्मा में भेज दिया जाता है। 1927 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से रिहा किया जाता है और रिहा करने के बाद जब ये बाहर आए तो उसी समय धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ते हैं और इसी पीरियड में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन भी किया। समझ गए मेरी बात? सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 1939 में कांग्रेस का जो चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए त्रिपुरी में हुआ था, तो त्रिपुरी के लिए फिर भी सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नामक संस्था का गठन किया। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से उन्हीं के घर में नजरबंद कर देती है और सुभाष चंद्र बोस संन्यास धारण करने के लिए अंग्रेजों को आपस में ही उलझा करके रखते हैं। लेकिन 1941 में सुभाष चंद्र बोस एक पठान, जिसका नाम था जियाउद्दीन, क्या नाम था उनका? जियाउद्दीन नाम था। जियाउद्दीन का भेष बदल करके
सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से कहां पहुंच जाते हैं? पेशावर पहुंच जाते हैं। इनके जो पेशावर पहुंचाने में जो इनकी मदद करते हैं, इनके साथी जो होते हैं भगत राम होते हैं। आप लोग सुभाष चंद्र बोस मूवी देखिएगा, उसमें भगत राम का किरदार जो है वो राजपाल यादव ने निभाया है और बड़ी बेखूबी से निभाया है इस कैरेक्टर को। कहां कहां जाते हैं, कहीं जर्मनी असेंबली कहीं जर्मनी के पास जाते हैं, कहीं रूस के पास जाते हैं, राजदूतावास के पास जाते हैं, लेकिन इनका काम नहीं बनता है। ठीक है, इस मूवी को देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस मूवी को। ठीक, लेकिन इनके सुभाष चंद्र बोस के जो मित्र थे, ठीक है, जिनका नाम था भगत राम। भगत राम सुभाष चंद्र बोस को बैठा करके जब बॉर्डर पार कराते हैं, ठीक, काबुल के लिए, तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि हम इनको इलाज कराने के लिए पीर मजार पे ले जा रहे हैं। उसके बाद जब ये काबुल पहुँचते हैं, काबुल के बाद फिर भगत राम का साथ छूट जाता है वहीं से, और काबुल के बाद फिर ये रूस होते हुए सीधा कहाँ पहुँचते हैं? जर्मनी पहुँच जाते हैं। और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात उस समय जर्मनी के जो तानाशाह था, जिसका नाम था हिटलर और सुभाष चंद्र बोस दोनों की मुलाकात होती है। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि हम आपको जितनी सहायता हो सकती है, मैं आपको उतनी सहायता देने का वचन देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था। भारतीय सैनिक जो थे, जो उसमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में देखो, इटली, जर्मनी, जापान, ये सारी एक तरफ थे। ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, द्वितीय विश्व युद्ध में ये सब एक तरफ थे। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो सेना लड़ रही थी, भारतीय सेना लड़ रही थी, उन्हीं सेनाओं में से इटली, जर्मनी ने कुछ सैनिकों को क्या किया था? आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। सुभाष चंद्र बोस को जो आत्मसमर्पण किए गए जो सैनिक थे, इनको बुला करके सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस इन्हीं बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक सेना का गठन करते हैं और उस सेना का नाम रखते हैं मुक्ति सेना। क्या नाम रखते हैं उसका? मुक्ति सेना नाम उसका रखते हैं। और मुक्ति सेना का संचालन करने के लिए उन्हीं में से जो उनके कमांडर होते हैं, जो उनको बंदी बनाए जाते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। जो मुक्ति सेना जब सुभाष चंद्र बोस ने बनाया ना, तो इसका जो दफ्तर बनाया, मुख्य हेडक्वार्टर बनाया, वो जर्मनी में ही बनाया गया। कहां बनाया गया? जर्मनी में ही इसका मुख्य क्वार्टर बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने भी जापान की तरफ से भाग लिया, जापान की तरफ से ही लड़ा। इन दिनों जो हमारे पुराने क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था रास बिहारी बोस, हमने इसके पहले पढ़ाया इसको कि रास बिहारी बोस कौन थे। रास बिहारी बोस जो थे, वो इस समय जब सुभाष चंद्र बोस ठीक के समय ये कहाँ रह रहे थे? ये जापान में रह रहे थे। रास बिहारी बोस ने क्या किया कि उस समय जो टोक्यो, मलाया, बर्मा, यहां रह रहे भारतीय नेता, भारतीय क्रांतिकारी, इन सभी को बैंकॉक में एक सम्मेलन में इनको बुलाया जाता है। यहीं पर भारतीय स्वतंत्रता लीग और आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है।
इसी समय सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पूर्वी एशिया में रह रहे थे और पूर्वी एशिया में इनको निमंत्रण भेजा जाता है और ये पूर्वी एशिया से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, बैंकॉक पहुँचते हैं, जहाँ पे उस समय भारतीय नेताओं, भारतीय क्रांतिकारियों का सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंच गए, टोक्यो पहुंच गए और टोक्यो के जो प्रधानमंत्री थे उस समय तोजो ने सुभाष चंद्र बोस का दिल खोल करके स्वागत किया और सुभाष चंद्र बोस ने इनसे कहा कि हमें सिर्फ भारत की स्वतंत्रता चाहिए, हमें सिर्फ भारत की स्वतंत्रता चाहिए। और जापान ने क्या किया कि इनकी मांगों को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। जब जापान ने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया कि तब भारत ने क्या किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो से प्रथम संदेश किसको भेजा, भारतीयों को भेजा। और उसी समय पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने अपने संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और ये कहा कि आप हमारी इस लड़ाई में आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी योजना जो, हमारी लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। हाँ, अगर आप सुभाष चंद्र बोस मूवी देखोगे तो उसमें सारी चीजें बड़े तरीके से समझाई गई हैं। इसी समय जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो भारतीय सेना के जो कैप्टन थे जिनका नाम था मोहन सिंह ने अपने कुछ सैनिकों के साथ जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह उस समय ब्रिटिश सरकार के एक सिपाही थे, कैप्टन थे। अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों से घिरे देख करके कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया कि जापानियों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद इसी समय एक धार्मिक व्यक्ति थे इसी में से जिनका नाम था प्रीतम सिंह और उस समय जो जापानी मेजर था जिनका नाम था फूजीहारा ने क्या किया कि इन सैनिकों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित करने के बाद रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया। यहीं पर भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता जो है ना रास बिहारी बोस ने किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप करके और इसके मुख्य परामर्शदात्री, मुख्य सलाहकार के रूप में ये बन गए। क्योंकि उस समय रास बिहारी बोस जो थे ना वो बूढ़े हो चुके थे। वो आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने वो चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है ना वो किसी मजबूत हाथों में सौंपा जाए। इसीलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इसकी जिम्मेदारी सौंप करके और वो खुद इसके मुख्य सलाहकार बन गए। अब आजाद हिंद फौज की तो पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई, सुभाष चंद्र बोस के कंधों पे आ गई। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से उन्होंने ये कहा कि अब चलो दिल्ली। क्या कहा? अपने सैनिकों के बेस में जोश भरते हुए ये कहा कि अब चलो दिल्ली। और उन्होंने ये भी नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि आप लोग हमें भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और हम आपको भारत को पूरी तरीके से आजाद करा कर देंगे। इसी समय जापान लगातार विजय की ओर बढ़ रहा था। जापान ने मलाया जीता, अंडमान निकोबार जीता,
बर्मा जीता। ये सब जीतने के बाद जापान ने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और अंडमान निकोबार जो है ना, वो सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि जो अंडमान जो था ना, उसका नाम बदल करके शहीद द्वीप रखा, और जो निकोबार था उसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम स्वराज द्वीप रखा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आजाद हिंद फौज जो है ना, वो असम के कोहिमा तक पहुंचा गई युद्ध करते करते। मतलब ब्रिटिश सरकार को मात देते देते कहां पहुंच गई? असम के कोहिमा तक आजाद हिंद फौज की सेना आ गई। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान का साथ नहीं दिया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य जो है ना, वो जापान का साथ नहीं दिया, और जर्मनी भी अपनी हार मान ली, क्योंकि उस समय नागासाकी पर दोनों स्थान पर परमाणु बम से हमला किया गया। जब जापान के अधीन जो प्रदेश जीते गए थे, धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो है ना, इन पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अब सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक से टोक्यो के लिए रवाना हुए। बीच में एक फार्मोसा द्वीप पड़ता है। उसी फार्मोसा द्वीप के पास सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब से वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस का तब से कोई पता नहीं चल पाया। चलिए आइए थोड़ा सा अब इसके बारे में नोट कर लेते हैं, और इसके आगे जो है बनेगा ना मुद्दा, वो लाल किला का मुकदमा चलाया जाता है इन्हीं आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर। चलिए आइए आजाद हिंद फौज के कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा दिया जाए। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट, आजाद हिंद फौज जो है इसके संस्थापक कौन है? ठीक है, कौन संस्थापक? संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सन कब की घटना है? 1943। समय समय 1943। कब की घटना है? 1943 की घटना है। कहां पे इसको स्थापित किया गया था? स्थान की बात करेंगे। स्थान कहां पे? सिंगापुर। स्थान सिंगापुर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कब इसका गठन किया गया? 1943 में। स्थान कहां पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, तो हम बात करेंगे राजनीतिक गुरु।
राजनीतिक गुरु। कौन थे इनके राजनीतिक गुरु? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी का गठन किया था, ठीक है, उसका नाम क्या था? पार्टी का गठन। पार्टी का गठन। क्या नाम था उस पार्टी का? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठित किया गया था? 1939 को। कब गठन किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का? 1939 को। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। इसी समय आजाद हिंद फौज की सेना में जो ब्रिगेड बनाए गए थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए। नेताजी की उपाधि। नेताजी की उपाधि जो है कौन दिया था? जर्मनी की जनता ने। जर्मनी की जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेना ब्रिगेड के बारे में। सेना ब्रिगेड, कौन कौन सी सेना ब्रिगेड थी इनकी? ठीक है, एक रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। दूसरी ब्रिगेड कौन सी थी? जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। नेहरू ब्रिगेड। जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। तीसरा अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड। अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड। आजाद ब्रिगेड। और एक ब्रिगेड कौन सी थी? गांधी जी ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड। गांधी जी ब्रिगेड। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट और है, यहीं पे सारे पॉइंट में लिखवा इसलिए देता हूं क्योंकि यहीं से सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम में उठते हैं। ये सारे ब्रिगेड हो गए। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने नाम बदला किसका था। ठीक है, नाम बदले।
नाम बदले। किसके नाम बदले? अंडमान का और निकोबार का। अंडमान का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा? शहीद द्वीप रखा। शहीद द्वीप और इसका स्वराज द्वीप। इसका क्या नाम बदल करके रखा? स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारा की बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, कौन सा नारा दिया था? प्रमुख नारा कौन सा था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक, एक तो ये था। एक कौन सा था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये हो गया इतना फैक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में। उसके बाद कुछ फैक्ट होंगे, उसको हम लिखा देंगे। चलिए, फैक्ट ही लिख लीजिए। ठीक है, देख लेता हूं जगह नीचे है, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम इसमें फैक्ट की बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए, थोड़ा सा फैक्ट के बारे में भी ध्यान दिया जाए। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यहां से लिखा जाएगा। क्या है? सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन
सर्विस में चौथा स्थान हासिल किया। ठीक, हासिल किया था। एक पॉइंट ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है? 26 जनवरी 1941 को 26 जनवरी 1941 को 41 को, ठीक है, एक पठान जिसका क्या नाम था? जियाउद्दीन। एक पठान जियाउद्दीन के भेष में, जियाउद्दीन के भेष में साथी भगत राम, ठीक, साथी क्या नाम था इनके साथी का जिन्होंने काबुल तक इनको पहुंचाया था? उनका नाम भगत राम के साथ काबुल पहुंचे। उसके बाद काबुल के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंच गए? काबुल के बाद रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए। रूस जर्मनी पहुंचे। आगे पॉइंट क्या है? 14 अप्रैल 1944 को 14 अप्रैल 1944 को 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग स्थान पर मोरांग स्थान पर, ठीक है, भारत का तिरंगा फहराया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना हार गई। जापान की सेना के हार के बाद जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि
18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को नेताजी ठीक टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद 1945 को के बाद नेताजी का कोई पता नहीं चला। ठीक है, ये थे कुछ आज़ाद हिंद फौज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है।